नमस्कार, मैं शालिशा के और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के त्योहार को लेकर। पूरे देश भर में लगातार इस त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया 19 और 26 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। अब बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 7 मई यानी कि कल होने हैं। लेकिन वहीं कई नेता नेत्री और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी पार्टियों से नाराज होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव एनडीए से नाराज है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव पहले अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से मैदान में उतर सकती हैं, तो वहीं दूसरे कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से वो मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी के खिलाफ। लेकिन अब इन दोनों ही कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि मैनपुरी सीट को लेकर अपर्णा यादव ने बहुत पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि वो अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ नहीं उतरेंगी, अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई थी कि वो रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी, लेकिन कांग्रेस ने भी रायबरेली से राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। वही बात करें अगर अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव को रायबरेली से टिकट नहीं मिला है और अपर्णा यादव इस चीज को लेकर ही बीजेपी से, एनडीए से नाराज हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या अपर्णा यादव आगे विधानसभा चुनावों को लेकर इंतजार करती नजर आएंगी या फिर अपने परिवार की ओर लौटती दिखेंगी, समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी। इन्हीं तरह के तमाम सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अपर्णा यादव अब क्या निर्णय ले सकती हैं। क्या वो बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी की ओर जा सकती हैं या फिर वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों का इंतजार करेंगी एनडीए में ही रहकर। क्या लगता है नाज़मीन आपको? देखिए, अगर अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी। 2007 में कैंट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई। लेकिन ये चुनाव उनका पहला और आखिरी माना गया, क्योंकि उसके बाद से समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ती रही। अपर्णा यादव की दूरियां इतनी बड़ी कि 2 साल पहले अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े बयान वो देती हुई नजर आई थी जब समाजवादी पार्टी में थी। लेकिन अगर 2022 के उपचुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान जब मीडिया कर्मी उनसे तमाम सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी में आने की, क्या भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई मकसद था, तो अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर देती हैं कि मकसद नहीं था। किसी भी पार्टी में जाने का फैसला अगर किया जाता है तो उनकी नीतियों पर, उनके फैसलों पर, उनके कामों के आधार पर किया जाता है। तो अपर्णा यादव का यही कहना था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन अपर्णा यादव की बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान तो आई, लेकिन उस चुनाव के दौरान ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा का चुनाव हाल ही में बीता, उसमें भी यहाँ पर उनका नाम आगे नहीं किया गया। विधान परिषद की बात करें तो कई ऐसे नेता नजर आए जो कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उनकी जगह कई नए चेहरों को भी लेकर सामने आया गया था, लेकिन अपर्णा यादव को वहां पर भी तवज्जो नहीं दी गई। तो इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। जैसे कि आपने कहा कि मैनपुरी, वाकई मैनपुरी की चर्चा हो रही थी, लेकिन डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जब रायबरेली और केसरगंज की चर्चा हुई कि 2 सीट ही बची हुई हैं और इन्हीं 2 सीटों पर अपर्णा यादव की किस्मत का फैसला होगा, तो आखिरकार जब लिस्ट सामने आई आखिरी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें यह देखने को मिला कि केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया, रायबरेली से दिनेश प्रताप यादव को टिकट दे दिया गया, लेकिन अपर्णा यादव का नाम कहीं भी नहीं देखने को मिला। यानी कि अपर्णा यादव का कद ज्यों का त्यों बना रहा
और ऐसे में अपर्णा यादव हाल ही में कोई बयान तो जारी नहीं कर रही है, लेकिन उनकी खामोशी इस और इशारा कर रही है कि नाराजगी तो साफ तौर पर है। जो एक ही जनसभा को संबोधित करने हाल ही में पहुंची थी रामपुर, वहीं रामपुर के बाद अभी अपर्णा यादव ना तो कोई जनसभा करती हुई नजर आई हैं, ना ही कोई रैलियां करती हुई नजर आई हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अपर्णा यादव खामोश है और इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफान यहाँ पर आ सकता है। और जैसे कि कहा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी से भी किनारा अपर्णा यादव लगाती हुई नजर आएंगी, क्या अपना रुख हटाती हुई दिखाई देंगी? तो हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ये बात कह चुके हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सभी ये बात कह चुके हैं कि अपर्णा यादव का रिश्ता पारिवारिक है और अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में एंट्री लेती हैं तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि समाजवादी पार्टी इनकार करती हुई नजर आएगी, बल्कि समाजवादी पार्टी तो तहे दिल से अपर्णा यादव का स्वागत करेगी। लेकिन फैसला अपर्णा यादव पर होगा कि आखिरकार वो क्या फैसला यहाँ पर लेती हुई नजर आएगी। अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। वो कोई नाराजगी जाहिर करती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, क्योंकि अपर्णा यादव ने एनडीए में जब वो शामिल हुई थी तो ये उम्मीद लगाई थी कि उन्हें किसी ना किसी सीट से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई भी सीट नहीं दी है। अब ऐसे में एक नाज़मीन, मेरा आखिरी सवाल ये बन जाता है कि बीजेपी ने आखिरकार अपर्णा यादव को मैदान में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से बीजेपी इस पर काम कर रही थी कि किसी भी दागी चेहरे को मैदान में नहीं उतारना है संसद बदलने। अब कई सांसदों का उन्होंने चुनाव भी मतलब टिकट भी काटा है और नए चेहरे सामने लेकर आए हैं। लेकिन अगर बात करें अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव पर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी दागी चेहरा नहीं है अपर्णा यादव। तो ऐसे में क्या बीजेपी सरकार, जो बीजेपी है, एनडीए है, वो उन पर भरोसा नहीं जता पाई या कोई और कारण था जिस वजह से उन्होंने उनका टिकट काट दिया? देखिए, अगर अपर्णा यादव कोई चुनाव लड़ी होती या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से होते, यानी कि आप मान लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह का ही जिक्र कर लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से केसरगंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है, 2014 का चुनाव भी उन्होंने जीता है। इससे पहले के लोकसभा चुनाव भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मान लीजिए कि 5 से 6 बार का चुनाव बृजभूषण शरण सिंह ने केसरगंज से जीता है। जब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह, जब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है, संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं, जब उनका टिकट काट सकती है, यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट काटा जा सकता है, तो आप ये सोचिए कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर ना तो कोई चुनाव लड़ा, ना ही कोई चुनाव लड़ने को लेकर इच्छा जाहिर की, और अपने ही परिवार के खिलाफ उतरने से वो साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। तो कई वजह यहाँ पर नजर आती हैं कि अपर्णा यादव पर इतने बड़े चुनाव पर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि भरोसा किया जा सके। ऐसे में अपर्णा यादव के पास रास्ता बचता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ वो अपने रुख बढ़ा ले और डिंपल यादव जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करती हुई देखी जाए, या नहीं कर सकती हैं तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से समर्थन करती हुई नजर आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर वो जिताएंगी तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यादव परिवार का डंका बजेगा, तो अपर्णा यादव की भी जिम्मेदारी जगह बढ़ती हुई नजर आएगी। यादव परिवार लगातार अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए गुहार लगा रहा है। यादव परिवार लगातार उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या अपर्णा यादव अपने परिवार की ओर जाती दिखेंगी? अपनी परिवार में डिंपल यादव अपनी जेठानी का मैनपुरी से समर्थन करती दिखेंगी, उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी या नहीं, या एनडीए में ही शामिल होकर विधानसभा चुनाव का इंतजार करेंगी? देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।